करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है, हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए सर, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर लेने हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे, हमारे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगी, हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमारे पास में दिया हुआ है क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और नीचे दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है सर हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग के कुछ बैलेंसेस, है ना। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग के जो बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के जो बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे, है ना। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के जो बैलेंसेस दिए हुए हैं इनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी एक लायबिलिटी है, वो हमारी एक लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि अप्रूव्ड सब्सक्रिप्शन है, ये हमारा एसेट है। बुक्स हमारे एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट सर एसेट है, ठीक है जी। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे कैश का बैलेंस लिखा हुआ है, ये हमारा ओपनिंग कैश है, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा असेट साइड पे। और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड। चलो फटाफट से डालो, जल्दी से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट खोलो और ये सारी चीजें डालो, जल्दी करो, यू कैन डू इट, कम ऑन फास्ट। जी चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से दो बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने लिखा सर कैश 10,500, ठीक है जी। हमने लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा 2,000 रुपए, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड पे 3400 रुपए लिख दिया मैंने। बुक्स हमारे एसेट्स हैं, बुक्स लिख दिया मैंने एसेट साइड पे 8,000 रुपए, और 9% इन्वेस्टमेंट, 9% इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज, ठीक है जी। और कुछ तो हमारे पास में दिया नहीं हुआ, हमारे पास में क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड। कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बताइए जरा मुझे, कैलकुलेट करके बताइए। 44,900 कितना 44 900 44,900, ठीक सर। 44,900 के बाद में वही चीजें हम यहाँ पे भी लिख देंगे, कैश, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, और अब की बारी क्लोजिंग बैलेंसेस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है सर 98,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है 4,300, सब्सक्रिप्शन एडवांस
एडवांस सब्सक्रिप्शन का 3500, बुक्स का बैलेंस है हमारे पास में 12,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 25,000 रुपए। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9% इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट होगी, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट थी, क्लोजिंग में भी है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमें रिसीव हुआ है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी सर? 25,000 रुपए की थी। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर? 9% था, और फुल ईयर के लिए था। ये कितना बनता है जल्दी से बता दो। 2250 2002 2250 में से 2000 हमें मिल गए हैं, यानी कि 250 रुपए अभी भी एक्रूड है, तो वो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। तो हम सर क्लोजिंग में, जी जनाब, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो आएगा 30,000 है कैश, आपने 98,000 लिख दिया। एक सेकेंड सर मैं चेक कर लेता हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट क्या लिख दिया सर मैंने? सर कैश के अंदर आपने 98,000 लिख दिया सर, 30,000 है क्लोजिंग बैलेंस शीट सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो टोटल है पूरा। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास में 30,000। ये सर हमारा कैपिटल फंड था, कितना था? 44,900। वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा और इसके अंदर सरप्लस ऐड हो जाएंगे या फिर डेफिसिट लेस हो जाएंगे। उसके लिए हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है? एक बैलेंस शीट बनानी है। ठीक जी, बैलेंस शीट बनानी है आपको इस तरीके से। आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ आंसर के अंदर आपके पास में ये दोनों बैलेंस शीट्स बनी हुई है। ठीक, मैच कर सकते हैं आप इसको। अभी और कुछ मत लिखना, बस ना ही आप अभी लाइफ मेंबरशिप फी लिखेंगे और ना ही सरप्लस लिखेंगे। ये सारी चीजें लिखी हुई है जो हमने बनाई। ओके, अब चलते हैं सर अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, चेक करते हैं कौन कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो सैलरी, हाँ जी बताइए सर। रेवेन्यू नेचर की है जी सर, रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी। फटाफट से खोलो अपने पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बनाओ फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखो, बहुत ही प्यारा सा लड्डू टाइप क्वेश्चन है ये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखो टू सैलरीज 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके साथ में, एज इट इज आ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ सर ये भी रेवेन्यू नेचर के हैं। हमने क्या बोला था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट में चली जाएंगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जी हाँ सर रेवेन्यू नेचर के हैं, हम इसको ले लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे। स्टेशनरी जी सर रेवेन्यू नेचर का है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है इसके साथ में, तो क्या नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे। और रेंट भी सेम चीज, बुक्स लिखा हुआ है हमारे पास में 4,000 की इस साल हमने परचेज की है। तो एक काम करता हूँ, चेक करने के लिए बुक्स का एक अकाउंट बना लेता हूँ। ये लो मैंने बुक्स का अकाउंट खोल लिया। ओपनिंग बुक्स कितनी थी मेरे पास? बुक्स मेरा एसेट है तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आएगा। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस था 8,000, 4,000 रुपए की परचेज करी तो क्या एंट्री बन जाएगी? बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 4,000 मैंने डेबिट साइड पे फिर लिख दिया। और क्लोजिंग साइड पे कितनी बुक्स लिखी हुई है? 12,000। तो ये दोनों का टोटल मैच कर जाता है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर बुक्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा, और कुछ डेप्रिसिएशन नहीं लगा तो कुछ नहीं आएगा। तो बुक्स जो है वो कैपिटलाइज नेचर की है, ये बैलेंस शीट में जाएंगी सर एसेट साइड में। वैसे हम क्लोजिंग बैलेंस 12,000 रुपए लिख ही देंगे। किसी बच्चे को अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है मेरे से दोबारा पूछ सकता है।
क्या सर? हाँ जी सर, टू कैश, बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में परचेज की। अच्छा जी, रिसीट साइड पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 70,500, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो एक फटाफट से अपने आप, अच्छे बच्चों की तरह एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, सिखाया था ना मैंने लास्ट क्लास में, मैं भी बना रहा हूं और आप लोग भी बना लीजिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे चारों एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एंट्री जो हमारे कैश अकाउंट के अंदर दिया हुआ है, कौन सा वाला? ये क्या एंट्री बन जाएगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय कैश अकाउंट? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाय कैश अकाउंट। कितना? 70,500। ठीक सर। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 2,000 रुपए और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस 3,500 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? अप्रूव्ड सब्सक्रिप्शन, यहां पे मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस बीडी, एसेट है ना ये हमारा, एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है 3,400 और क्लोजिंग 4,300 बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर मुझे बता दो कहां आ जाएगी सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी आ जाएगी सर? बोलो। 69,900। कितना? 69,900। 9,900 बताया बच्चे ने। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना डालो फटाफट से। सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर, 4 एडजस्टमेंट दी हुई है। पलक जी, एनपीओ किया था आपने 12th में? थोड़ा थोड़ा याद है? मैं अश्योरेंस देता हूं आपको कि आप पहली 2 क्लासेस देखेंगे, आपको ये क्लास में कंफर्टेबल फील होगा। इसको भी मैं आपको रिकॉर्डेड मोड में दे दूंगा, आप आज ही ज्वाइन किए, वरना आप जान सकती हैं 39 ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए और बाकी आपके साथ बैठे हुए। एश्योर करता हूं मैं आपको, पक्का समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट मत समझना। ठीक है सर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे क्या लिख दोगे तुम? बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 69,900 डन, लिख दिया। अच्छा सर, और वहां पे लिख देना वर्किंग नोट विद इन ब्रैकेट। डोनेशन, जनरल डोनेशन है हमारे पास, जब कुछ ना लिखा हो तो हम क्या मानते हैं सर? जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन कितना? 5,000 रुपए का। तो क्रेडिट साइड पे बाय डोनेशन लिख दो 5,000 रुपए। ठीक है, ये भी रेवेन्यू नेचर का है और ये भी रेवेन्यू नेचर का था। लाइफ मेंबरशिप फी, सर लाइफ तो एक बार मिलती है ना, कैपिटलाइज नेचर की है, कैपिटलाइज नेचर की है, और कैपिटलाइज नेचर की है तो कहां आ जाएगी सर? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड पे? लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, हमने अपने मेंबर्स को सर्व करना है, ये रिसीव जो किया। ठीक जी, तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिख दीजिए लाइफ मेंबरशिप फी, अलग से, कैपिटल फंड में ऐड मत करना। बैलेंस शीट में जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और वहां लिख दो लाइफ मेंबरशिप फी। ये देखो, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? लाइफ मेंबरशिप फी। कितनी सर? 10,000। ठीक जी, अब चेक करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कितना आता है, बैलेंसिंग फिगर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर अकाउंट सरप्लस आ रहा है 13,150 13,000 कितना? 150
अब फाइनल आंसर को आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे मैं आंसर दिखा रहा हूं, ये लीजिए सर, चेक कर लीजिए एक बार अपनी कॉपी से कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। दिखाई दे रहा है, ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं लैपटॉप से देखें, मैं तो यही कहूंगा। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? दुष्टों इतनी लेट क्यों आए? बताओ, अभी आ रही है 9:53 पे, अप्रॉक्स 10 बजे। मेट्रो में क्या हो गया? टायर पंचर हो गया मेट्रो? हाँ, लाइन में लगना पड़ा। ओहो, हाँ यार, मेट्रो में आज ये बड़ा पंगा। चेक करो अपने आंसर को, चेक करो, बोलो हो गया? यस सर। यस सर। चलो जी आगे चलते हैं। किसी कोई पर्सन कोई डिफिकल्टी तो फेस नहीं कर रहा कि सर बोर्ड पे करा दो, ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ऐसा कोई हो तो बता देना, मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। बताओ, अभी तक एंटर हो रहे हैं, सूची जी अभी एंटर हो रही है। एक दिन सबको बढ़िया सा बाट लगाऊंगा सबकी। चलिए देखिएगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाए इसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को गलत नहीं कर देना। हमारा साल है 2013, हमारा ईयर क्या है सर? 2013 है ना। और 2012 का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ, 2013 का हुआ और 2014 का हुआ, यानी कि प्रीवियस ईयर का हुआ, करंट ईयर का हुआ और फ्यूचर ईयर का हुआ। ठीक है सर, ये यहाँ पे ये जो ये लगा हुआ है इसको हटा देना, फ्यूचर ईयर का 2000। तो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? 1,01,000। ठीक है सर। अब लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/12/2012 में, 31/12/2012 में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था सर? 5,000 रुपए, है ना। मन में सोचना जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। सर ओपनिंग में 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था इस साल ओपनिंग में, और ड्यूरिंग द ईयर हमें मिल गया है कितना? 3,000 रुपया, यानी कि पिछले साल का इस साल भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना होगा सर? 2,000 रुपए। ये माइंड में आना चाहिए आप। लेकिन जैसे ही चलता हूं आगे, जैसे ही चलता हूं आगे, तो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2013। लो जी, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। सर ये नहीं बोला गया कि ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, ये बोला गया कि ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब क्या है? ये टोटल आउटस्टैंडिंग है फॉर करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, isn't it? Yes, it is. हम गलती कर देते हैं बहुत बारी ऐसी चीजों पे, तो ध्यान रखना इस बात का बच्चों। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर को दिया हुआ है। इट मींस वो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का बचा हुआ था ना 2,000, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सर इस साल का तो सिर्फ क्यों करके दिया है जी जनाब, सर? बट ऐसे ऐड क्यों करके दिया है? बस उसकी मर्जी, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता था। सर इस साल का तो 10,000 होगा ना। हाँ सर, करंट ईयर का फिर 10,000, अगर आप बाइफरकेट करना चाहते हो तो करंट ईयर का 10,000 है और लास्ट ईयर का 2,000 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। प्राची जी बात समझ में आई मेरी? यस सर। जी हाँ, क्या हुआ यार, तुम एसी के साथ बड़ी छेड़छाड़ करते हो, बैठ के भी वहीं पे ही हो जा करके, और फिर एसी से पंगे भी लेते हो। वो मेरा वाला ऐसे ही चलता है, मैं पीछे से खुद मैं पीछे से आवाज लेता हूँ।
अच्छा है। सुनो मेरी बात, तुम पीछे बैठने वाले बच्चे ना सारे स्वेटर पहन के आए। करनी है, अच्छा अभी थोड़ी देर में तुम ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, आगे चलो क्या लिखते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2012, कौन सा साल था, लास्ट ईयर था, फॉर 2013 यानी कि करंट ईयर के लिए। यानी कि ये कब का एडवांस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस, यानी कि ये ओपनिंग एडवांस है। मानते हो? सर क्लोजिंग एडवांस कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? ये देखो ये दिया हुआ 2000 रुपए, दिया कि नहीं दिया? 2014 के लिए अगर आपने कुछ रिसीव कर लिया है तो वो फ्यूचर ईयर के लिए है ना, तो नेक्स्ट ईयर का। बातें समझ में आनी चाहिए, अकाउंट तभी बनेगा। ये टर्म्स समझ में नहीं आई, अकाउंट का पूरा कर दोगे तो। अब बना लेते हैं सर अकाउंट। लो सर, ये अकाउंट मैंने ओपन किया मुन्ना भाई के कमरे की तरह, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो सर, सब्सक्रिप्शन जो मैंने टोटल रिसीव किया उसकी एंट्री क्या लिखूंगा? सर दुनिया जानती है, आप नहीं जानते हो क्या? बता दो बता दो। सब्सक्रिप्शन क्या? बाय कैश। बाय कैश। तो तुम कैश क्यों? देखा, कोने कोने में छुपे बैठे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश सब्सक्रिप्शन। अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट। कितना लिख दूं? बता दो कितना लिख दूं? 1,01,000 लिख दूं या 96,000 लिख दूं? सर 1,01,000। 1,01,000 टोटल, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट्स भी तो करनी है ना बेटा। वो वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने अकाउंट नहीं बनाया था, याद है? लास्ट क्लास में मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था बोर्ड पे, और मैंने उसके अंदर अकाउंट नहीं बनाया था। एक बच्ची मेरे को बोल भी रही थी, शायद एक बच्चा बोल रहा था कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अकाउंट कैसे बनाएंगे? मैंने कहा बताऊंगा, वो घड़ी अब आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास में 1,01,000 रुपए, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का था। सर ये हमारा एसेट होता है, ये ओपनिंग एसेट है और ये क्लोजिंग एसेट है, और सर ये ओपनिंग लायबिलिटी है और ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। तो बस फुट कर देंगे। ओपनिंग एसेट डेबिट साइड पे आना चाहिए, मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। कितना? सर 5,000। बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग एसेट 12,000। अब यहां पे 2,000 और ऐड मत कर देना, कभी कहो मैं तो निकला ही हूं घर से क्वेश्चन को गलत करने के लिए। सारी जस्टिफिकेशन दे दी है मैंने, फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। बाय, सर एक बार बता दो। हाँ सर बिल्कुल बताऊंगा, 1 मिनट ठहरो। बाय बैलेंस सीडी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है? 5,000, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है सर? 2,000। सर मैंने ये बोला, ध्यान से सुन लो, मैंने ये बोला यहाँ पे देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ 5,000 रुपए का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, और ड्यूरिंग द ईयर उसके अगेंस्ट हमें 3,000 मिल गए हैं, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का कितना था सर? 2,000। और यहाँ पे करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ये नहीं लिखा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। देखो कहीं लिखा है, क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग है। इट इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर टू। समझ में आई सर आपको मेरी बात? सर एक चीज में डाउट। हाँ बोलिए। सर सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू है ना? जी जनाब, तो जी बोलिए। सर आपने एसेट ओपनिंग क्यों लिखा हुआ है? तो सर आपने एसेट ओपनिंग क्यों लिखा हुआ है? एसेट ओपनिंग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो ना सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट क्लास में थे आप मेरे साथ में, लास्ट और लास्ट टू लास्ट क्लास में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम इज व्हाट? यस सर, एक्रूड इनकम है। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या अक्रूड इनकम एक ही बात होती है।
ओके सर अंडरस्टूड। हाँ अच्छा, सर एक बार 1,01,000 का भी बता दो। लॉजिक बता देता हूँ। पहले ये मेरे को बैलेंसिंग फिगर बताओ, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 1,11,000। 1,11,000। हाँ जी सर, मैंने यहाँ पे 1,01,000 रुपया क्यों लिया? क्योंकि सर टोटल अमाउंट जो मुझे रिसीव हुआ है उसी की तो कैश से एंट्री बनाऊंगा ना। आप बताओ, मैं आपको कहता हूं कि सर ये पकड़ो एक आपने मेरे को कहा सर ये लो लास्ट ईयर की फीस, पिछली कुछ बकाया थी। सर ये करंट ईयर की फीस, ये तो आपकी बनती है इस साल की। सर ये फ्यूचर ईयर की भी रख लो। तो मैं तो टोटल की एंट्री बनाऊंगा ना कैश बुक में। तो कैश बुक के अंदर एंट्री क्या करूंगा? कहूंगा सर कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो 1,01,000 रुपए से कैश डेबिट होना चाहिए ना, इसलिए मैंने 1,01,000 रुपए से किया। हाँ, अगर मैं एडजस्टमेंट करता, ध्यान से सुन लो, एड और लेस करके करता तो मैं 96,000 से भी कर सकता था, लेकिन वो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। उस सिस्टम से, इस सिस्टम से मैंने आज इस मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन को मैंने 2 बार अलग अलग तरीके से सॉल्व कर दिया। आप चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अच्छा जी, सर चलिए एक बार 2,000 वाला बता दें। क्या सर? 2,000 वाला 2,000 रुपीज का? हाँ सर, देखो हमें ना यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग चाहिए और क्लोजिंग एडवांस चाहिए। और अगर हमने करंट ईयर में कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया है तो वो हमारे क्लोजिंग का एडवांस ही तो बन जाएगा। सोचो, एक बात बताओ, मान लो आपका कोर्स खत्म होना था दिसंबर में, सितंबर में आप मेरे पास में आए, आपने अपनी सारी की सारी फीस जो है वो अगस्त में पे कर दी, सारी की सारी फीस अगस्त में पे कर दी। सितंबर में फिर मेरे पास में आ गए, सर ये लो पैसे। मैंने कहा पागल है क्या, अब क्यों पैसे दे रहा है? तुमने कहा सर ये ना फ्यूचर ईयर के लिए। अभी ईयर खत्म नहीं हुआ हमारा, सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर आने वाले हैं, लेकिन करंट ईयर में ही अगर नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने रिसीव कर लिया तो वो क्लोजिंग है तो आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का ही तो एडवांस माना जाएगा। क्योंकि मैं सर्विसेज कब दूंगा? सर्विसेज दूंगा मैं अगले साल। इस वजह से समझ में आई मेरी बात? सर एक और, बोलो बोलो। सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम सब्सक्रिप्शन से माइनस करेंगे और इस साल का प्लस ना। हाँ सर, आप ये कह सकते हो अगर इस तरीके से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो। लेकिन मैं कहता हूं हमेशा प्लस माइनस के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आपके कोर्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन भी है। और अगर तुम प्लस माइनस पे रट्टे मारोगे, सीधी सी बात है सर, ये देखो ये कैश अकाउंट का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था ना आपने, तो ये यहाँ पे था, इसके साथ वाले क्या हो जाएंगे प्लस, और इसके अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं वो हो जाएंगे माइनस, तो ये बैलेंस आ जाएगा अगर आप प्लस माइनस में खेल रहे हो तो। समझ में आई बात? ये है सर ठीक। सर प्लीज ये पीडीएफ शेयर कर दो, मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। मैंने शेयर कर रखी है गुड़िया। सर कौन से ग्रुप पे? मैंने ये पीडीएफ शेयर, आप कौन से वाले ग्रुप में है? दोनों ग्रुप में से जल्दी बताइए। सर दोनों ग्रुप में हूँ। फिर भी आपके पास एक बार भी नहीं है, सबके पास तो है। चलो मैं भेज देता हूँ दोबारा से, ये लो आ गया। लो, थैंक यू सर। अच्छा टेकी ने भी भेज दी, मैंने भी भेज दी। सर जी जनाब। सर ये जो 12,000 वाला अमाउंट है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 10,000 और 2,000। कर सकते हो मेरी गुड़िया, बिल्कुल कर सकते हो। ये लो मैं कर देता हूँ। सर अब समझ में आ गया, बिल्कुल करेक्ट। करंट ईयर और लास्ट ईयर, करंट ईयर 10,000 और लास्ट ईयर का 2,000। और ये 2,000 कैसे आया सर? 5,000 माइनस 3,000 रिसीव, ठीक है ना। और ये 12,000 में से 10,000 कैसे आ गया कि सर अगर मैंने 2,000 माइनस कर दिया तो 10,000 आ गए, सिंपल। और बोलो जी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक एक भी बच्चे का डाउट रहेगा। बोलो जी बोलो, चले आगे। आइए, सुस्वागत है। कैसे हैं आप? कुछ ठंडा कुछ गर्म क्या मंगाऊं? बोलो, कितने लेट क्यों आए हो? लेट हो गया।
सुनो, वो देखो पीछे से क्या कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मतलब मैं तो उसको डांट सकता हूँ, तुम क्या को डांट रहे हो भाई? सही बात है यार, दोस्तों की वैल्यू नहीं होती, यही गर्लफ्रेंड कह रही होती है ना, वहां पहुंचा मिलता है भाई। अच्छा इधर देखो, कृपया ध्यान दें, देखो यहाँ पे ना ये आंसर तुम्हारे पास में स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया सर, अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बना दिया, तो दोनों ही आ गए आपके पास, जैसा भी अच्छा लगे वैसा कर लेना। अब इसके अंदर भी मैं सेम चीज करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आओ इसको भी बना लेते हैं। हमें ना कुछ नहीं करना, मतलब सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना हमारे को ना, ऐसा क्वेश्चन देख करके ना, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था ऐसा क्वेश्चन देख करके मैं डर जाता था, लेकिन बाद में पता लगा ऐसा क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इजी है। वो पता है क्यों? क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, कहते इसका ना अकाउंट बनाओ, और वो डायरेक्ट अकाउंट ही बनाते थे। लेकिन मैं नहीं करता ऐसा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में, मैं तो तुम्हारे को इसकी एक जनरल एंट्री बताऊंगा, और जनरल एंट्री तुम ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, और उसके बाद में देख लेना अपने आप सही हो जाएगा सारा का सारा। मैं 2 लेजर पोस्टिंग यहाँ पे, हर एंट्री को अपने मन में बोलो और इसके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाएंगे। करें, आ जाओ जी, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला गया कि कैलकुलेट करो आप स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि ट्रांसफर होना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी। कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले तो मेरे को तुम एक बात बताओ कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो, और स्पोर्ट्स मटेरियल है, उसकी नेचर क्या है? सर एसेट। एसेट। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम। जी हाँ, कंज्यूमेबल आइटम। अच्छा सोच करके देखो, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं ऑफिस में बैठा हूं, ये पेन है मेरे पास में, मार्कर है मेरे हाथ में, वो मार्कर मेरा क्या है? कंज्यूमेबल आइटम। लेकिन ये बोर्ड क्या है? ये एसेट है सर। बोर्ड थोड़ी ना रोज बदलता हूं, मार्कर तो बदलता ही रहता हूं। तो सर कंज्यूमेबल आइटम कौन सी चीज होती है? जो कि करंट ईयर में फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाती है। अब सोच करके देखो, करंट ईयर के अंदर हमने फुटबॉल ली, उससे 10 मैच छोड़ो, 2 मैच खिला दिए हमने, फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगी क्या? पता फट जाए, और ना भी फटे ना, तीसरे मैच में हम उसको यूज नहीं करेंगे। वैसे तो अगर हम अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो सेकंड मैच में भी नहीं करेंगे, एक मैच के बाद ही वो खराब हो जाएगी, यूज हो जाती है। तो सर ये क्या है? कंज्यूमेबल आइटम। 2 चीजें हैं हमारे पास में, ध्यान रखोगे, एक तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा चलो एक एग्जांपल ही दे देता हूं, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल कंज्यूमेबल स्टोर्स है, और फुटबॉल के अंदर हवा भरने वाला पंप वो एसेट है, क्योंकि कई फुटबॉल में कई सालों तक हवा भर सकता है ना? ओके चलो अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 रुपए की और 56,000 रुपए में। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, ये ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, क्योंकि हम ना चीजें लेकर के आते हैं नई की नई बेचने के लिए नहीं, खेल करके फिर बेचते हैं उसको। लेट्स से हम ये कहते हैं ये वही वाली बॉल है जिससे सचिन तेंदुलकर अपने बचपन में खेलता था, विराट कोहली खेलता था, उसको ऑक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी बात है यहाँ, चलिए ठीक है, ओके। तो अब सर मैंने क्या किया, मैंने कहा सर स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लो हम बनाते हैं एक अकाउंट, ये हमने बनाया सर एक अकाउंट छोटा सा, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। करंट एसेट के अकाउंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं सर। एक बात बताओ, जैसे तुम प्लांट एंड मशीनरी को या फिर किसी भी एसेट को, वैसे तो मैं कह रहा हूं कंज्यूमेबल आइटम, अगर तुम बेच देते हो जिसकी बुक वैल्यू
50,000 थी उसको 56,000 में बेच देते हो, क्या एंट्री लिखोगे? सर हम लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, कितने से? 56,000 से। और क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 50,000 थी और 56,000 में वो बिक गया, तो 6,000 रुपए हम कहा इनकम भी मान लेंगे। मान लोगे ना? तो हम क्या कहते हैं सर, मैं यहां लिख सकता हूं बाय बैंक अकाउंट कितना? 56,000 और टू P&L अकाउंट। 1 मिनट के लिए P&L या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना? 6,000 रुपए। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 2 एंट्रीज ये बना दी मैंने, ठीक है सर। आगे चलते हैं, कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बोलो क्या एंट्री होगी? सर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू कैश अकाउंट। कितने का? 40,000 रुपीज, ठीक है ना? 40,000 का कैश परचेजेस में मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल लास्ट ईयर का क्लोजिंग और इस साल का क्लोजिंग दोनों दिए हैं, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्या लिख दूं यहां पे? बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, चाहे आप इसे कंज्यूमेबल स्टोर्स कह लो, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी करंट एसेट्स ही होते हैं ना, तो करंट एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी थोड़ी है। तो हम क्या कहते हैं सर, 50,000 और 55,000, तो ये 50,000 और ये 55,000 क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा जी, अब लिखा हुआ है क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और क्रेडिटर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए, ठीक है जी। और यहाँ पे अमाउंट पेड भी दिया हुआ क्रेडिटर्स को। ये 3 इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन गलती से छूट गई, हम इसके लिए क्या करते हैं सर, एक ना क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। ये बना दिया हमने क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, ओपनिंग क्रेडिटर सर लायबिलिटी होती है ना क्रेडिटर हमारा, क्रेडिट साइड से शुरू करूंगा ना। हाँ सर, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी कितना सर? 37,000 और बैलेंस सीडी कितना सर? 45,000। हमने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट की है, बोलो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स टू कैश। टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी घट गई तो डेबिट हो जाती है। कितने की? 91,000, ये एंट्री बना दी। अच्छा, अब पहले ना क्रेडिटर्स अकाउंट को ऑफ कर देते हैं। ओपनिंग के क्रेडिटर 37,000 थे, क्लोजिंग के क्रेडिटर 45,000 हो गए, जबकि हमने उनको 91,000 की ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट भी कर दी, उसके बावजूद भी क्लोजिंग क्रेडिटर बढ़ गए। इसका मतलब हमने उनसे कुछ और परचेज किया होगा ना, तो हम क्या एंट्री बना देंगे? क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, जल्दी से बता दो सर। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट? हाँ सर लिख सकते हो। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई जल्दी बता दो। 99,000 कोई 99 कह रहा है, कोई 83 कह रहा है, कोई पता नहीं क्या कह रहा है सर 99 तो 99 आ रहा है। 99,000। लो जी, अब ये 99,000 इस जगह पे भी लिख दो। हाँ सर लिख दो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, रिवर्स एंट्री यहां पे भी लिखेंगे ना 99,000 की। अब बताओ जी, हमारे पास में स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट को क्लोज करने का समय आ गया, तो बताओ अब यहां पे क्या एंट्री लिख दूं? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है? ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन, कंजम्पशन।
कितने की बैलेंसिंग फिगर आई बता दो? सर 84 84,000। बताओ, हमने अकाउंट बना के काम कर दिया। ठीक है, थोड़ा गंदा गंदा सा दिख रहा होगा तुम्हारे को स्क्रीन पे, क्योंकि ओवर राइटिंग वहां पे हो रही है। ओवर राइटिंग मतलब कि जो लिखा हुआ था उसके ऊपर ही हमने लिख दिया, लेकिन बावजूद उसके चीज तो समझ में आई होगी। एक एक एंट्री को उठाओ, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले तो मन से धन्यवाद देना है प्रभु को कि अच्छा है सर, ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 4 नंबर के लिए अगर उसने तुमसे 2 अकाउंट बना लिए और तुमने ऐसे 4 नंबर 5 भी पूरे मिनट नहीं लगने, 4 मिनट में कमा लिए, तो कौन से ज्यादा टाइम लगा दिया तुमने? बहुत आसान था सर ये। ठीक है जी, स्टेटमेंट में भी कर सकते और अकाउंट में लिखनी है। बोलो सर। सर, ये स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं यही क्वेश्चन। कर सकते हैं सर, ये लो, मुझे तो पता है तुम्हें स्टेटमेंट पसंद है, एडलेस करना पसंद है, ये लो आंसर, स्टेटमेंट वाइज किया हुआ मैं। मगर फिर भी मैं कहता हूं, स्टेटमेंट में एक बार को गलती हो सकती है, अकाउंट में नहीं हो सकती। खा जाएगी उंगलियों को, खा जाएगी। अरे कोरोना चल रहा है बाबूजी, अब भला जमाना नहीं है वो वाला जब हम अंगूठा चूस लेते थे, उंगलियां खा लेते थे। सच बता रहा हूं, मेरा तो हाथ नहीं जाता इधर इधर की तरफ से, ये चेस्ट से ऊपर मैं हाथ नहीं लेकर के जाता अपने, जब से कोरोना शुरू हुआ ऐसी हैबिट पड़ चुकी है, जबकि मैंने तो मास्क नहीं लगाया उसको। हाँ जी, चले आगे। देखो चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है, सर कैश इज 30,000। आकांक्षा नेगी ने पहले वाले क्वेश्चन के लिए बताया। अच्छा चलो, देखो यहाँ पे ना एक ऐसी टाइम पास क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दो। अच्छा, कैश अकाउंट बनाने को बोल रहा है ना ये? कैश अकाउंट नहीं बनाना आता क्या हमें? सर बहुत अच्छे से आता है, बताओ सर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सर सारी ट्रांजैक्शंस आती है, यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ ना सब कुछ आने वाला है, चाहे रेवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटलाइज नेचर हो, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आने वाली है। ओके सर, इनकमिंग को डेबिट साइड पे रखना है, आउटगोइंग ऑफ कैश को क्रेडिट साइड पे रखना है, बस। हाँ जी, तो हमारे पास में हम बना लेते हैं एक अकाउंट अपने पास में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। ये लो, कॉपी में बनाओ आप लोग भी। ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस बीडी, दोनों को ऐड करके लिख दिया मैंने, जल्दी में शॉर्ट के अंदर लिख दिया मैंने। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है सर 30,000 रहेगा सर। 30 तो 30, हाँ 30,000। ठीक सर, 25 + 5। अच्छा, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम की इनकमिंग हुई है। ठीक है जी, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? टू सब्सक्रिप्शन। रिसीट साइड क्या है? डेबिट साइड, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। टू सब्सक्रिप्शन 1,65,000। डोनेशन भी रिसीव हुए हमारे को, डोनेशन 35,000। इन्वेस्टमेंट परचेज की पैसा चला गया, बाय इन्वेस्टमेंट कितने का? 80,000 रुपीज का। रेंट पे किया, फिर से पैसा चला गया, बाय रेंट कितना है? 20,000। पोस्टेड एंड स्टेशनरी, फिर से पैसा चला गया 21,500। कोरियर चार्जेस, फिर से पैसा चला गया। सर वो जर्नल एक्सपेंसेस है। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस रह गए 1,000, और यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 21,500 है। अच्छा, 21,500, और पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000।
ठीक सर, सेंट्री एक्सपेंसेस फिर से पैसा चला गया 2500 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस सीडी 12,000। टोटलिंग कर लो जी। सर इक्वल नहीं है सर। हाँ इक्वली आना चाहिए। हो सकता था कि यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन मार्क लगा के दे देता क्लोजिंग बैलेंस में, तो हम लिख देते बैलेंसिंग फिगर, ये दिया हुआ सर। नहीं नहीं नहीं, इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे कह रहे हैं आप? ये बैलेंसिंग फिगर आई है 91,000 की बैलेंसिंग फिगर आई है। ये कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस कितना है 91,000। चेक कर लो एक बारी, 91,000 की बैलेंसिंग फिगर है। यस सर। हाँ मैंने ऊपर कैश और बैंक दोनों को ऐड कर दिया था ना, यहाँ पे क्लोजिंग कैश इन हैंड लिखा हुआ है। तो अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आएगी तो वो बैंक का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब सपने में भी मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन देंगे तुम्हारे को, सपना भी आए तो उठ जाना। अच्छा अब देखो, ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे को, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला हुआ। हाँ इस क्वेश्चन का तुम सपना ले सकते, बड़े क्वेश्चन आ जाओ जी पढ़ लें। फी कलेक्टेड इंक्लूड 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या हुआ, तुम खुश हुए? मुस्कुरा रही, क्या आप आज ही मिली इनसे या पहले से जानती हैं? फिर भी घनिष्ठ मित्रता हो गई। अच्छा, लड़कियों में तो ऐसा ही होता है, लड़कियों का तो ऐसा ही होता है, फटाफट से दोस्त बन जाते हैं। मेरे को पता है, मैं बच्चे पढ़ाता हूँ पूरे दिन, मैं केले की रेडी थोड़ी लगाता हूँ, मैं बच्चे देखता हूँ पूरे दिन, मेरे को पता है। भाई साहब कोरोना आ गया, लेकिन बच्चों को कंधे से कंधा मिला करके बैठने से कोई नहीं रोक पाया आज तक। इंस्टीट्यूट वाले का चलान कटता है, कट जाए, 10,000 का कटे 10 लाख का कटे, हम तो पक्के वाले दोस्त हैं। ऐसी घनिष्ठ मित्रता हो जाती। अच्छा है, कोई बात, जोक सपाट। इधर देखो भाई, पढ़ेंगे ध्यान से और फिर उसके बाद में देखेंगे, और जहां पे जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा पूछना है, यहाँ वाले भी और वहां वाले भी। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले भी। चलो सर, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये रहा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रफली मैंने यहीं पे बना दिया। दिखाने को मैं आंसर भी दिखा सकता हूं तुम्हारे को, और नालायक को खुद मत देखने लग जाना आंसर कहीं नीचे पलट पलट के खुद ही देखने लग जाओ। हाँ हो गया, ये जितना भी क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं ना, हाँ हमें तो आ गया, यही शुरुआत होती है हमारे गलत होने की। इसलिए आंसर मत देखना बिल्कुल भी, वरना अगले असाइनमेंट में आंसर दूंगा ही फिर रोगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर आने हैं सर, और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आनी। ओके सर, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके सर, देखो क्या लिखा हुआ, फी कलेक्टेड इंक्लूड 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा ध्यान से सुनो, मैंने क्या सिखाया था? मैंने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते समय हम कसम खाते हैं कि केवल और केवल करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और इनकम ही लिखेंगे, और रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर ही लिखेंगे। ये मैंने कहा था ना? हाँ सर, बस इसी चीज को याद रखना। तो कहता है हमने फी कितने की कलेक्ट की है? सर 5,20,000 की कलेक्ट की है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूडेड है लास्ट ईयर की फी जो कि आउटस्टैंडिंग थी 80,000। क्या ये यहाँ पे आनी चाहिए? नहीं। तो सर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा फी कलेक्टेड 5,20,000 माइनस 80,000। लास्ट ईयर वाली को भगा दो,
अच्छा, फिर उसके नीचे ही लिखा हुआ है। सर ये इनकम साइड ये पे तो आएगा इनकम ना? है। हाँ हाँ, इनकम ही है, तो इनकम साइड में ही तो लिखी है, ध्यान से देखो, फिर आप रब क्यों करा? है ना? तुम्हें दिखाई नहीं देता यार? सर आपने रब कर दिया। बताओ, मैंने इनकम साइड पे लिखा और तुमने पता नहीं क्या देख लिया, है ना? बताओ सारे बच्चे, बताओ, यस सर। है ना? तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। अच्छा सर, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट ईयर से माइनस कर दी, लास्ट ईयर वाली माइनस कर दी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फी फॉर 1 ईयर आउटस्टैंडिंग, फी फॉर 1 ईयर आउटस्टैंडिंग, एट द एंड ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग जो होता है 1 ईयर, यानी कि कौन सा, करंट ईयर, करंट ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, बोलो, ऐड करेंगे? जल्दी से बताओगे क्या लिखा है? बताओ सर। करंट ईयर की फीस आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं ना इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ये माइनस के साइड को हटा देता हूँ, ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग वर्ड को भी हटा देता हूँ, और मैंने माइनस किया भी नहीं, एक बार खुद पढ़ो। पिछले ईयर की आउटस्टैंडिंग है जो इस साल मिली होंगे। सर हाँ, ये इनकम थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की अक्रूड थी। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, अब मेरी भी आंखें खुल गई है। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो और मेरे को जवाब दो, ये हमने किया हुआ है। याद है वो 4 चीजें मैंने बताई थी, इनकम के बारे में, अक्रूड होती है या आउटस्टैंडिंग, या फिर क्या नाम है, रिसीव्ड इन एडवांस होती है, उसके हिसाब से सोचो और एक बार जवाब दो। सर 80,000 पिछले साल का एडवांस है। जी जनाब, और 1 ईयर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है। यस सर। क्या होना चाहिए इसके साथ में, ऐड और लेस करते समय? सर पिछले 80,000 को हम ऐड करेंगे और जो इस साल का है उसे माइनस करेंगे। 80,000 को माइनस करेंगे एंड इस ईयर का प्लस करेंगे। दिखाई दिया? आउटस्टैंडिंग फी, आउटस्टैंडिंग का मतलब अक्रूड। ध्यान से सुन लो मेरी बात, पहले तो ना पता है क्यों कंफ्यूजन होती है यहाँ बच्चों को, आराम से तसल्ली से, हमें ना असाइनमेंट खत्म करने की कोई जल्दी नहीं, हमेशा ऐसी दिक्कतें आपके साथ आएंगी, और यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए ना 2/3 बच्चों के साथ में ऐसी कंफ्यूजन होगी। अच्छा, ऐसी कंफ्यूजन दूर करने का ना एक तरीका है, जब हमें कोई कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो हम कंफ्यूज होते हैं क्या? तब हमें पता होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एसेट। एसेट क्यों? क्योंकि एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, तो हम आउटस्टैंडिंग को जनरली पता है क्या होता है, एक्रूड वर्ड यूज होता है इनकम के लिए, और आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है एक्सपेंस के लिए, और यहाँ पे इसने इनकम के लिए ना आउटस्टैंडिंग वर्ड लिख दिया, तो हमें कंफ्यूजन होगी। तो इसको हम आउटस्टैंडिंग भगा करके यहां अक्रूड कर देते। अच्छा, अब यहां क्या लिखा हुआ है, फी फॉर 1 ईयर अक्रूड, और वो 1 ईयर कौन सा, करंट ईयर अक्रूड है, यानी कि ये करंट ईयर की इनकम का पार्ट है। हमने सर्विसेज इस साल दी हैं जिसका कि पैसा हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो करंट ईयर में ये ड्यू हुई है। हाँ सर, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको ऐड कर देता हूं 30,000। ओके सर, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, फी कलेक्टेड, जिसके अंदर की इंक्लूड थी ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि ऐसी फी इंक्लूड है जिसके लिए कि मैं सर्विसेज लास्ट ईयर में ही दे चुका हूं, तो लास्ट ईयर वो ड्यू हो चुकी है, तो इसलिए यहां से इसको भगा दूंगा, यानी कि ये 80,000 रुपए की सर्विसेज मैंने लास्ट ईयर दी थी। मुझे ना अमाउंट नहीं देखना, मतलब मेरे को ना अमाउंट नहीं देखना कि मुझे क्या रिसीव हुआ है, मेरे को ये चेक करना है
कि इसकी सर्विसेज मैंने कब दी, वही हमारा ड्यू होता है। तो मैंने लास्ट ईयर सर्विसेज दी थी 80,000 के लिए, उसकी फीस मुझे आज मिली है, तो मेरे को इसको भगा देना है यहां से। ये मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं थी, ये मेरी लास्ट ईयर की इनकम थी। और सर जो मेरे पास में इंक्लूड नहीं है 30,000 रुपए, उसको मैंने इसी साल कमाया है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी करंट ईयर की इनकम निकल करके आ गई। कितनी निकल करके आ गई बता दो? 470। 4,70,000। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब इसको भी ध्यान से पढ़ना। सैलरी पेड इंक्लूड 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सैलरी पे की मैंने, पहले तो ये क्या एक्सपेंस है। मैं ना एक काम कर देता हूं, पहले यहां क्या लिख देता हूं, सैलरी। कितनी सैलरी? 68,000। 68,000 की सैलरी। अच्छा सर, इसके अंदर इंक्लूड है 5,000 रुपए की सैलरी, जिसके लिए कि मैंने सर्विसेज पिछले साल रिसीव की थी। तो ये मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है क्या? नहीं सर, लास्ट ईयर का एक्सपेंस है, तो इसको यहां से भगा दूंगा 5,000 रुपीज को। लास्ट ईयर का है ना, लास्ट ईयर का एक्सपेंस है। अच्छा, फिर नीचे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ये वर्ड सही लिखा हुआ है इन्होंने, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि पैसा बकाया रह गया था, मैंने किसी को पे करना था लेकिन मैंने बैलेंस छोड़ दिया, अभी पे नहीं किया, तो वो मेरे करंट ईयर के एक्सपेंसेस है ना, उसने मुझे करंट ईयर में सर्विसेज दी है ना, तो इसका मतलब इसको ऐड कर देना है। कितना है? 3,000। आउटर कॉलम में कितना आ गया? सर थर्ड पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो। सर देखो दोबारा सुन लो। सैलरी पेड इंक्लूड 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर 68,000। 68,000 की सैलरी मैंने इस साल पे की है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं, तुमने मुझे कोई पैसे दिए, मान लो मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूं, तुम एम्प्लॉयर हो, तुमने मुझे 68,000 दिए, उसमें से 68,000 में से 5,000 तुमने दिए पिछले साल के, तो तुमने इस साल के कितने दिए? हमें तो इस साल के खर्चे लिखने हैं ना, इस साल के कितने दिए सर? 65 माइनस 5, और करंट ईयर के अभी भी आउटस्टैंडिंग है कुछ, तो वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो करंट ईयर की। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर हाँ बेटा। सर 5,000 तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है कि लेस होता है? लेस होता है सर। लेस ही किया मैंने भी। और जो 3,000 है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जी जनाब। ये कितना हो गया बताओ? 66,000। ओके। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, हाँ सर ये एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिख दो 8,000 रुपए। टूर्नामेंट एक्सपेंस, हाँ सर ये भी एक्सपेंस है, और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हैं दोनों ही। 25,000 रुपए एक्सपेंस साइड पे लिख दिया। मीटिंग एक्सपेंस, हाँ सर मीटिंग एक्सपेंस भी रेवेन्यू नेचर के, तो डेबिट साइड पे लिख दो 18,000 रुपए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सर ये भी रेवेन्यू नेचर के है, 7,000 रुपए, ये भी डेबिट साइड पे लिख दो। परचेज ऑफ बुक्स, बोलो बोलो, रेवेन्यू नेचर का है क्या? एंड sir. पीरियोडिकल includes 31,000 for the purchase of books। नहीं लिखा परचेज ऑफ बुक्स कितना है? 40,000, जिसके अंदर की 31,000 का परचेज ऑफ बुक्स है। यहाँ पे ना दो चीजें खरीदी गई हैं उन्होंने, दो चीजें खरीदी है उन्होंने, एक तो बुक्स और एक पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल समझते हो? 3-3 महीने के हो सकते हैं, 1-1 साल के भी हो सकते हैं, 1-1.5 साल के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना दो चीजें काम करेंगी, ध्यान से सुन लेना अच्छे से। यहाँ दो चीजें काम करेंगी, दो सोच हो सकती है। एक सोच ये हो सकती है कि बुक्स को तो मैं कैपिटलाइज का मान लूंगा, तो मानूंगा ही, और पीरियोडिकल्स को मैं
रेवेन्यू नेचर का मान लूं, अगर मैं ये मानता हूं कि ये पीरियोडिकल्स जो है वो 3-3 महीने के हैं या फिर वीकली है, मैगजीन्स आती है ना, वीकली मैगजीन्स भी होती हैं, क्वार्टरली भी होती हैं, हाफ ईयरली भी होती हैं, तो हम क्या कहते हैं सर, अगर ये पीरियोडिकल्स को हम 12 महीने के अंदर का मानते हैं तो हम क्या मानेंगे इसको, रेवेन्यू नेचर का। और अगर ये सोच लेकर के चलता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 40,000 में से 31,000 कैपिटलाइज नेचर का माइनस करके रिमेनिंग रेवेन्यू नेचर का लिखना होगा। कितना, 9,000। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख सकता हूं, डेबिट साइड पे क्या लिख सकता हूं, 2 पीरियोडिकल्स, कितना, 9,000। और अगर मैं मानता हूं दूसरी सोच, हेलो, दूसरी सोच, अगर मैं ये मानता हूं कि जो मेरे पीरियोडिकल्स है ना, ये पीरियोडिकल 1.5 साल के हैं या फिर 2 साल में एक बार कोई मैगजीन आती है, या 5 ईयर के पीरियोडिकल, पीरियोडिकल तो कुछ भी हो सकते हैं, एक पीरियड्स की स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं जी, पीरियोडिकल्स कहते हैं। तो पीरियोडिकल तो कोई भी हो सकते हैं, 5-5 साल के भी हो सकते हैं, वर्ल्ड कप के साथ ही आते हैं सर, 4 साल में आता है, 5 साल में आता है, 4 साल। तो अगर मैं कैपिटलाइज नेचर का मान रहा हूं तो पूरे का पूरा 40,000 ही यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि बुक्स तो कैपिटलाइज नहीं। सर हम क्या करें, क्या माने, देखो देखो नीचे आंसर में क्या दिया हुआ है, नहीं देखना नहीं है, बोल रहा हूं मैं केवल, हमारी सोच में यही आता है ना, देखो देखो आंसर में क्या लिखा, आंसर, आंसर तो हमारे आपके जैसे बंदे ही लिखते हैं, और हमारे और आपके विचार भी उनके जैसे ही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, नीचे लिख देंगे, we are assuming that periodicals having revenue nature or capitalized nature as the case may be, जैसा कि आप सोचते हैं, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। जो चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अड़ जाएं उनके नीचे एक नोट दे देना बस, ताकि आप बच जाएं। तो सर मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसको कैपिटलाइज नेचर का मान रहा हूं, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लेकर के आ रहा, मैं इसको कैपिटलाइज नेचर का मान रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लेकर के आ रहा, मैं क्या मान रहा हूँ, पीरियोडिकल्स जो हैं वो मेरे कैपिटलाइज नेचर नहीं है। तो पूरा का पूरा 40,000 ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शंस लिखनी है। अगला है सर हमारे पास में रेंट, हाँ सर रेवेन्यू नेचर, जी जनाब। सर अगर परचेज ऑफ बुक्स का अलग से 31,000 दिया हुआ तो इसका मतलब पीरियोडिकल्स रेवेन्यू नेचर के हुए ना। मैंने तो बोला बेटा आपको, आपका जो मन करता है आप वो कर लो, आप मेरे से यहाँ पे लिखवाना चाहते हो पीरियोडिकल 9,000, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इसको कैपिटलाइज नेचर का मान रहा हूं, मैं मान सकता हूं दोनों का, दोनों ही अप्रोच सही है, कोई गलत नहीं बोलने वाला आपको, आप जो मानते हैं आप वो लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हैं मैं यहाँ पे 9,000 डाल देता हूँ पीरियोडिकल्स के नाम से, वो भी सही है और ये भी सही है कि पूरा का पूरा 40,000, नीचे सिर्फ नोट डाल दें। और ऐसा जरूरी नहीं है प्राची जी के जो अलग से दिया हुआ वो कैपिटलाइज नेचर का ही होगा, ऐसा भी होता है कि कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ डाटा दिया हुआ होता है। सर रेवेन्यू वाला एक बार फिर से समझा दो, पीरियोडिकल्स के बारे में। यस सर। सर मैंने ये बोला पीरियोडिकल्स जो होती है रेवेन्यू नेचर के तब होते हैं जब ये 12 महीनों से कम में आते हैं, 12 महीने से ऊपर वाली चीज कैपिटलाइज नेचर की होती है, 12 महीने के अंदर वाली चीज रेवेन्यू नेचर की होती है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको रेवेन्यू नेचर का मान रहे हैं तो हम क्या मानेंगे कि ये पीरियोडिकल 3-3 महीने के हैं या फिर 1-1 साल का। माइक बंद करो, किसी ने माइक ऑन कर दिया यहाँ पे। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं पीरियोडिकल्स जो हैं रेवेन्यू नेचर के तब माने जाते हैं जब हम कहते हैं कि पीरियोडिकल्स 12 महीने के अंदर आते हैं, यानी कि वीकली हो सकता है। सर स्टेटमेंट में मेंशन, हाँ जी सर स्टेटमेंट में मेंशन होगा ऐसा, स्टेटमेंट में नीचे हम लिखेंगे उसको कि वी आर एज्यूमिंग दैट पीरियोडिकल्स आर कैपिटलाइज और रेवेन्यू, हैविंग रेवेन्यू नेचर और कैपिटलाइज नेचर, हम अपने आंसर को बचाने के लिए और सही बताने के लिए ऐसा लिख सकते हैं।
तो सर दोनों अप्रोच ठीक है। दोनों अप्रोच ठीक है सर। आप मेरे साथ ये नहीं किया उस टाइम जब मैं बता रहा था। अच्छा कोई बात। रेंट क्या है हमारे पास में, कितना दिया हुआ? 15,000। रेवेन्यू नेचर का पोस्टेज एंड टेलीग्राम सर रेवेन्यू नेचर की। प्रिंटिंग सर रेवेन्यू नेचर की। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 6,000 और 18,000 रुपए का। डोनेशन रिसीव्ड, अब बताओ इसको क्या मानोगे, रेवेन्यू या कैपिटलाइज? रेवेन्यू। रेवेन्यू, क्योंकि जनरल है। ऐसा लिखा होता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज। तो बाय डोनेशन। सर ऐसे तो फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी टूर्नामेंट फंड से ही कटते हैं ना। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सुनो जी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, और अगर हमारे पास में टूर्नामेंट फंड दिया होता तो हम उससे एडजस्ट करते। यहाँ पे टूर्नामेंट फंड ही नहीं दिया हुआ हमारे को, किससे एडजस्ट करोगे? इसका मतलब उसके लिए कोई फंड बनाया ही नहीं गया, और जब फंड बनाया नहीं गया तो वो कैपिटलाइज नेचर का नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये स्पोर्ट्स क्लब है, और स्पोर्ट्स क्लब है तो यहाँ पे टूर्नामेंट आमतौर पे चलते रहते होंगे। अगर टूर्नामेंट फंड दिया होता तो हम एडजस्ट करते, फिर हम उसको कैपिटलाइज नेचर का मानते। बात समझ में आ गई? यस सर ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन? यहाँ पे कितना आ गया? 3,32,000 बताया गया मुझे, ये दिया हुआ 3,32,000। अच्छा यहाँ पे डोनेशन नहीं ली गई, यहाँ लेनी चाहिए थी बेटा डोनेशन, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। तो आप लेंगे यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो आप लेंगे बाय डोनेशन। हाँ क्रेडिट साइड हो गया। अब ये ऐसा हमारे पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन। एक मिनट, आप मतलब क्वेश्चन देखो। जी क्वेश्चन पढ़ लिया? फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझाओ पहले। देखो जी सुनो मेरी बात, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? आपने ना मेरे को बिल्डिंग फंड दे दिया, ठीक है, सुन रहे हो? बिल्डिंग फंड दे दिया, मेरे पास ना पैसा आ गया, मैंने बनाया यहाँ पे बिल्डिंग फंड। मैंने कहा ओ मेरे मेंबर्स, हमने बिल्डिंग बनवानी है, थोड़ा पैसा दे दो। तुमने मुझे कुछ पैसा दे दिया, लेट्स से 80 लाख रुपीस दे दिया, मैंने इसे बिल्डिंग फंड में डाल दिया। तो बच्चे पता क्या कहते हैं? बच्चे ही कहते हैं सर ये तो बिल्डिंग के लिए मिला है, बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, तो एसेट जो है वो तो एसेट साइड पे लिखा जाना चाहिए। अभी एसेट क्रिएट नहीं हुआ, अभी केवल फंड जुटाए गए, और ये एक लायबिलिटी है टुवर्ड्स बिल्डिंग। तो क्या होगा, लेट्स से इस बिल्डिंग फंड को बना करके मैंने अब इसकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन शुरू किए, अभी तक मेरा 30,000 रुपया बिल्डिंग के अंदर लग चुका है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस करता हूं 30,000, 30 लाख, और यहां लिख देता हूं सर बिल्डिंग 30 लाख। 30 लाख एग्जिस्टेंस में आ गई, 30 लाख एग्जिस्टेंस में आ गई ना,
ठीक है, यहां से निकला और वहां चला गया, वहां चला गया, जो बिल्डिंग बन गई, एसेट बन गया। अब बिल्डिंग से आ रहा था मान लो मुझे रेंट, यानी कि मैंने उस बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे रेंट आ रहा था, उसको भी मैं फंड के अंदर डाल देता हूँ। या फिर अगर मैंने उससे कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है, कोई फंड था, इन्वेस्टमेंट का फंड था, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी फंड के अंदर ही डाल दो। यानी कि एक स्पेसिफिक नेचर का हमने बनाया है, तो हम उससे रिलेटेड सारी की सारी इनकम्स को भी उसी फंड के अंदर डाल दो। ठीक है, ओके। तेजस बाबू सो रहे हो क्या? ऐसे क्यों बैठे हो? खुली आंखों से नींद पूरी कर रहे हो तुम? और देखा। अच्छा सुनो जी, तो आओ, अब ना मैं कुछ बनाऊंगा नहीं यहाँ, एक से दिया तो हुआ, ठीक। ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना एक चीज दी हुई है हमारे को, स्पोर्ट्स फंड 1/4/2013 को ओपनिंग बैलेंस था, और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इसका भी बैलेंस था। अच्छा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी? एसेट। एसेट, और ये हमारे पास में लायबिलिटी, क्योंकि इसे अभी हमें खर्च करना। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ही अपने आप में बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंसेस है, हमारे पास एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। लेकिन अगर ये लिखा होता, ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये लिखा हुआ होता कि स्पोर्ट्स फंड में से स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में परचेज की गई है, तो हम क्या कर देते, उसमें से डिडक्ट कर देते, माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस। ये बात तो समझ में आ गई सबको? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, लायबिलिटी साइड आ गया जी, एसेट साइड पे आ गया, ये देखो ये लिखा हुआ लायबिलिटी साइड पे और ये एसेट साइड। आगे देखते, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, हमने इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आ गया, वो भी हमने स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये इनकम है। सबसे पहले इसको क्या मानो सर, इनकम है, तो ये ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा स्पोर्ट्स फंड के अंदर। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इससे हमारा स्पोर्ट्स फंड बढ़ जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, हमने स्पोर्ट्स फंड बनाया था, उससे हमने एक इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर ली थी, अब हम प्राइज दे रहे हैं खिलाड़ियों को, तो पैसा बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा, माइनस कर। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, हमने कुछ मैच वैच करवाए, हमारे स्पोर्ट्स फंड कम हो जाएंगे, माइनस। तो आप क्या लिखेंगे सबसे ऊपर, स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस, उसके अंदर ऐड करेंगे इंटरेस्ट, लायबिलिटी साइड पे डोनेशंस को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे स्पोर्ट्स प्राइजेस को, और माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये सारा लायबिलिटी साइड पे होगा, और एसेट साइड पे आपने क्या लिख देना है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। डन। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल फंड, जैसे स्पोर्ट्स फंड का स्पेसिफिक, ये जनरल फंड है। अब जनरल फंड है ये हमारे पास में, ये भी हमारी लायबिलिटी है, यानी कि जनरल फंड किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है, बिल्डिंग बनाने के लिए भी हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है रेवेन्यू नेचर का बन गया, वो जनरल डोनेशन होती है। जनरल फंड, फंड के नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है लायबिलिटी है, फंड्स। एक्मो क्या नाम है,
एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस ये सारे क्या होते हैं सर, लायबिलिटी साइड पे आते हैं। रिजर्व्स, अच्छा तो जनरल फंड है, फिर है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये सर हमारे पास में एसेट, सॉरी उल्टा बोल, ये हमारे पास में लायबिलिटी और ये हमारे पास में एसेट साइड पे आता है। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड में इन्वेस्ट किया था, उससे इन्वेस्टमेंट आई, वो ऐड हो जाएगी जनरल फंड के अंदर, लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ इसका आंसर। ओके सर जी सर अगर वो जनरल फंड है तो फिर उसको कैपिटलाइज क्यों माना है? मेरे बच्चे, फंड है वो, फंड, फंड सर बड़ी चीजों को हम फंड्स कहते हैं। ओके जनरल नेचर नहीं है उसका, नेचर कैपिटलाइज ही है। जनरल वर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि वो कहीं पे भी यूटिलाइज हो सकता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास में मेरी जेब में 1 लाख रुपया है और उससे मैं अपने मैनेजर की सैलरी भी पे कर सकता हूं। मैनेजर की सैलरी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, लेकिन कम तो मेरा कैपिटलाइज नेचर का फंड ही हो रहा है ना। तो फंड जब मैं बोल देता हूं बेटा वो लायबिलिटी साइड पे आता है क्योंकि वो बड़ा होता है। कोई भी चीज है ना, सुनो मेरी बात, तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे ट्रीटमेंट के नंबर कट जाएंगे। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, मेरी बात सुनो पहले, तुम्हारे ट्रीटमेंट के नंबर कट जाएंगे, आंसर सही आएगा। है सिर्फ ये क्या होता है, ऐसे भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। सोचो, मैं खुद गलत बता रहा हूं, मैं पहले स्पेसिफाई कर रहा हूं, हैशटैग जो भी कहते हो तुम। मैं जो बोलने जा रहा हूं वो गलत बोलने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आंसर सही आएगा। कैसे? ध्यान से दो, ध्यान दो जरा। मान लो मेरे पास में दी हुई थी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दिवाकर सर ने क्या बताया सर, ये स्पेसिफिक है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आनी चाहिए। मतलब हम गलत हैं, लेकिन इतने गलत नहीं है कि उसको एसेट साइड पे लिख दी। तो ये आनी चाहिए कहां पे? ये आनी चाहिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। मैंने इसे गलती से, इंसान गलतियों का पुतला, मैंने या तुमने इसे गलती से कहां लिख दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया। कहां पे? इनकम साइड। ठीक है जी, डोनेशन हमारी इनकम होती है, स्पेसिफिक डोनेशन को हमने जनरल डोनेशन मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया। उससे क्या होगा? हमारे सरप्लस और डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा ना। वो सरप्लस और डेफिसिट कहां जाते हैं? सोचो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। आ कहां रहा है? लायबिलिटी साइड ही आ रहा है। वो स्पेसिफिक डोनेशन डायरेक्टली लायबिलिटी साइड पे आनी थी। अभी तुम ले तो आए हो, लेकिन इनडायरेक्टली लेकर के आए हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर के आए, तो आंसर गलत नहीं आया। ट्रीटमेंट गलत होने की वजह से मेरे जैसा टीचर तुम्हारे नंबर काट लेगा। आंसर बिल्कुल सही आया, यानी कि लास्ट मोमेंट तक तुम मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होगे, तेरे लाल के 100 में से 100 हैं, लेकिन नहीं होंगे वहां पे। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना इन चीजों में। अच्छा आगे चलते हैं। सर जी जनाब। सर एक इससे रिलेटेड डाउट था सर, जब वो कंज्यूमर लेवल का क्वेश्चन नहीं करते, कंज्यूम आइटम निकालना होता है थोड़ा सा तेज बोल। सर, जब हम लोग कंज्यूमेबल वाला क्वेश्चन नहीं करते जिसमें स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना होता है जी जनाब। सर, उसमें जो स्टेटमेंट की फॉर्म में करते हैं तो उसको सीधा फॉर्मेट में करेंगे ना, जो उसका होता है पहले क्रेडिटर्स वाला फिर परचेज। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है बेटा। तू मेरे से ये पूछ रहा है कंज्यूमेबल स्टोर वाला एक क्वेश्चन होता है, कंज्यूमेबल आइटम वाला एक क्वेश्चन होता है, उसके आगे क्या बोला? तो जब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में करते हैं तो वो भी सर सीधा फॉर्मेट से ही करते हैं, जैसे क्रेडिटर पहले आएंगे, फिर कैश परचेज, फिर टोटल परचेज, फिर वो आएगा ओपनिंग स्टॉक। वो स्टेटमेंट वाइज इस तरीके से करते हैं कि वहां पे जो भी चीज दी हुई होती है ना,
उसके साथ वाली चीजें ऐड हो जाती हैं और उसके अपोजिट वाली चीजें लेस हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं होगा। इसीलिए Okay, मैंने sir. अकाउंट बनाया था, इसीलिए मैंने अकाउंट बनाया था। सर एक बात बताओ, सोचो 1 मिनट के लिए, वी आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, नॉट गिविंग, टेकिंग होता है एग्जामिनेशन के साथ, टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग and not providing books of account. सोचो कितने तगड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे हम, है ना? हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। अपने मॉड्यूल उठा करके देख लेना, उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म भी दिया हुआ है, अकाउंट फॉर्म भी दिया हुआ है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये कहते हैं आपको जैसा कन्वीनियंट हो। जब ये बात आपके ऊपर आ जाती है ना, तो वो बात हमारे ऊपर आ जाती है। टीचर को क्या अच्छा लगता है वो, और हर टीचर को अकाउंट अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके एडजस्टमेंट्स 1-2 हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में, आप ऐड लेस करके काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 चीजें दी हुई है, वो तुमसे बनवाना चाह रहा है, और कंज्यूमेबल आइटम के अंदर 8 से 10 चीजें दी हुई है, पक्का वो तुमसे अकाउंट बनवाना चाहता है। फिर भी मैं तो स्टेटमेंट लिख के आऊंगा, लिख ले, 5 में से 3.5 ले जा, आंसर सही होते हुए। पता है आप लोगों को, जब आउटस्टैंडिंग पेपर आता है ना, जिन लोगों के बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, 90+ आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं, ऐसे वाले जो लोग होते हैं स्कूल टाइम पे, उनके लिए भी टीचर्स को ना लिख करके देना पड़ता है, मैंने इसके पेपर में ऐसा क्या पाया जो बाकी पेपर्स में नहीं पाया। क्योंकि ऐसे लोग इक्का दुक्का होते हैं, तो उनको ना स्टेटमेंट फॉर्म में भरनी पड़ती है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की एक्सप्लेनेशन दो। तो वो उन एक्सप्लेनेशंस के अंदर हम टीचर लोग यही लिखते हैं, देखो बाकियों ने ये किया था, इसने ये किया था, खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। कोर्ट में भी कोई अगर वो होता है ना, हियरिंग होती है, उसकी जजमेंट देने से पहले अगली डेट डाल देता है जज। क्यों? क्योंकि वो 105 पन्नों की स्टेटमेंट को, ऐसा नहीं जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं, हाँ जी तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ के साले को जेल में डाल दो, ऐसे नहीं होती जजमेंट। किसी जजमेंट की कॉपी, और तुम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ऑडिट पढ़ने वाले हो आगे, किसी जजमेंट को उठा करके देखना, पहले तो तुम्हारी अपनी किताब की तरह दिखाई देगी तुम्हें, उसके अंदर सारे के सारे फैक्ट्स बताए हुए होते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचते हैं ना, हम जस्टिफिकेशन दे करके पहुंचते हैं। तुम्हें दिखाई देता है जज, अरे बहुत कमा रहा है यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कमा रहा है, क्योंकि वो उस लायक है। मैंने अपनी एक क्लास के अंदर भी एग्जांपल दिया था ना, होस्ट तो बहुत है, लेकिन बिग बॉस के पर एपिसोड के 5 करोड़ सिर्फ सलमान खान को ही क्यों मिल रहे? क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी सैलरी। अब इससे ज्यादा अच्छे तरीके से प्यार से धमका नहीं सकता मैं, ठीक है? तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। वो भी सोच रहा बच्चा, हे भगवान मैंने किसको छेड़ दिया। सर नहीं सोच रहा, कह रहा कोई बात नहीं, फिर छेड़ूंगा, कह रहा नो सर नहीं हुआ। कोई बात। अच्छा देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्या? हाँ वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया 7। सर अमाउंट अलग है सर। अमाउंट अलग है। इसको कर लेना, इसको कर लेना, तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट है। हाँ ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत। हाँ जी सर। सर जो इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट है, जनरल फंड में सर उसको ऐड करेंगे, और सर इनकम साइड पे भी दिखाएंगे ना? इनकम साइड पे दिखाएंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ना वो, हमें तो सिर्फ बैलेंस शीट में पोस्टिंग करनी है। ये देखो जी 9th क्वेश्चन दिख रहा है पूरा? ये लो, मैं आपकी स्क्रीन से आउट हो गया। देखो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं सर क्या दिया हुआ है। कहता है एसेट 1/4/2017 को थे 50,000, कंप्यूटर्स थे 75,000,
लायबिलिटी और कैपिटल फंड थे 60,000, क्रेडिटर और कैपिटल फंड 1,28,000। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ऑब्लिगेशन है मेरे सिर पे? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं। फिर भी अगर कोई बच्चा लेकर के इसको बैठ जाए, भाई टाइम है तेरे पास, आता ही तेरे को ये क्वेश्चन है, कर ले फिर बैठ। भाई कैपिटल फंड निकालने के लिए तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन है, अब काय को टाइम पास करना? ओके सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैश भी कहीं नहीं आएगा, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस है ना, लेकिन क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इसको, क्लियरली दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन सबको, ऑनलाइन वाले बच्चे भी? यस सर। ठीक है। अब हमारे को क्या करना है सर, इसके अंदर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। फटाफट से टी फॉर्म खोल लो दो, एक बैलेंस शीट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी, कैंपेनिंग एक्सपेंसेस, जी सर, ये रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ऑफिस रेंट सर रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। सैलरी, हाँ सर रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी। फर्नीचर ऑन हायर रेंट, हाँ जी, ये बताओ रेवेन्यू नेचर है या कैपिटलाइज नेचर है? रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू। एक बात बताओ, हायर परचेज पढ़ा तुम लोगों ने अभी तक? सुना है? यस सर, यस सर, एडवर्टीजमेंट के केस में सर। अच्छा, एक मिनट, जो बच्चा जवाब दे रहा था उसके अलावा हायर परचेज पढ़ा आप लोगों ने आज तक? नहीं पढ़ा। अच्छा, एक बात बताओ, हायर परचेज के अंदर मैं बता रहा हूं, हायर परचेज वही है जब तुम्हारे पापा जाकर के गाड़ी फाइनेंस पे ले आते हैं ना, अब ये भी मोटा मोटा मान लो वही है हायर परचेज, बाकी इंटर में पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है हायर रेंट, बोलो। अच्छा, एक बात बता दूं, हायर परचेज में जब चीजें हमारे पास आती है ना, तो वो कैपिटल नेचर का होता है, यानी कि मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे की, एक इंस्टॉलमेंट के साथ ही मेरे अधिकार में आ गई वो चीज। लेट्स से वो 5 लाख रुपए की गाड़ी है, डाउन पेमेंट 30,000 रुपए में देके आया था, आज मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे की है 20,000 रुपए की, तो टोटल मेरे पास में 50,000 रुपए का मालिकाना अधिकार आ गया। मालिकाना अधिकार आ गया तो क्या हो गया, वो कैपिटलाइज नेचर का हो गया। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब बताओ ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटलाइज नेचर है? कैपिटलाइज। रेवेन्यू। बस यही करना चाहता था मैं। पता है तुमने पहले अटेम्प्ट में सही जवाब दे दिया था, क्योंकि तुम्हें हायर परचेज पता नहीं था। अब जब मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया हायर परचेज बता के, तो तुमने अपना जवाब कुछ बच्चों ने बदला और गलत कर दिया। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा कि भाई ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटलाइज नेचर है, मैंने सिर्फ तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि की, ये बता करके कि हायर परचेज क्या होता है। हायर परचेज जब तक तुम्हें नहीं पता था, तुमने सही जवाब दिया था। हायर परचेज जैसे ही पता लगा, यानी कि जिन लोगों को हायर परचेज पता है उनका आंसर डाइसी हो सकता है। ऐसे डाइसी आंसर वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ हायर इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा, हायर रेंट लिखा है। हायर रेंट का मतलब क्या होता है, टेकन ऑन रेंट, दैट्स इट। तो इसकी वजह से ये क्या है, रेंट हमारा क्या होता है सर, रेवेन्यू नेचर। हायर मतलब लेना। अरे तुमने ऑटो रिक्शा देखा होगा, उसका मीटर देखा कभी? उस पे क्या लिखा हुआ होता है, फॉर हायर। देखना, आप जाकर के देखना, ऑटो रिक्शा का मीटर होता है, टैक्सी का मीटर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है फॉर हायर, फॉर द टाइम नहीं, यहां से वहां तक छोड़ने जा रहा हूं, अपनी गाड़ी तेरे नाम नहीं कर रहा हूं भाई। समझ में आई? तो ये हायर रेंट का मतलब है आपने हायर किया उसको फॉर द टाइम। ओके सर,
तो सर ये रेवेन्यू नेचर है। सर क्यों हमें कंफ्यूज किया? पहले हम भी तो रेवेन्यू ही कह रहे थे भैया, पता कैसे लगता? एडवर्टीजमेंट सर रेवेन्यू नेचर की है, तो ये सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये कैपिटलाइज नेचर का, ये बैलेंस शीट में आना चाहिए एसेट साइड पे, लेकिन ना इसके साथ में एक चीज दी हुई है, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ है? इंटरेस्ट है ही नहीं, इंटरेस्ट तो निकालना है। 1/8/2017 को हमने 12% पे इसको इनकम को अर्न किया है, कितने पे? 2 लाख रुपए का 12%, कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। 8 महीने है ना, अगस्त से लेकर के मार्च तक 8 महीने बनते हैं ना, ठीक है जी। कितना? 16,000। 16,000। 16,000। ओके, 16,000 रुपीज। ये हम कहां लिख देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। अब कृपया ध्यान दें, 1 मिनट शांति रखें, एक बार रिसीट साइड देख लो। क्या तुम्हारे को ये 16,000 रुपए या इसका कोई पार्ट दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से? नहीं दिखाई दे रहा। इंटरेस्ट ऑन एफडी के नाम से कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमारे। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा क्या है सर? एक्रूड है। और अगर ये एक्रूड है तो कहां चला जाएगा सर? बैलेंस शीट में चला जाएगा। यानी कि ये गौ माता 2 लाख रुपए, इसके साथ में ये इसका बछड़ा भी चला जाएगा एसेट साइड, है ना? सही तो कह रहा हूं? अच्छा सोच करके देखो, अगर हमारे को यहाँ पे दिया हुआ होता टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए अगर दिया हुआ होता, तो फिर एक्रूड कितना हो जाता? 6,000। फिर 6,000 रुपए जाते एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से बैलेंस शीट में। अब पूरे 16 ही जाएंगे, तो आप इसको 16,000 रुपए को कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है जी? ठीक है तेजस? अच्छा जी, इसको यहां से भगा देते क्या? हाँ, एसेट साइड पे 2 लाख और एसेट साइड पे 16,000 भी। एक्रूड इंटरेस्ट है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूड इंटरेस्ट लिखिएगा ना, तो ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर की वो इनकम तो है, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, इसलिए एक्रूड हो गई। तो इनकम भी मानेंगे और एसेट भी मानेंगे। अच्छा जी, इसके बाद में ये कैश के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस साइड पे आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगी दोनों चीजें। और प्लस ये कहां पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। ओके, अब क्या लिखा हुआ है? इसका तो हमने कुछ करना नहीं, भगा दो इसको। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 1,80,000, इसका मतलब कुछ इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें नहीं दी, तो पूरे का पूरा हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे आ जाएगी सब्सक्रिप्शन। फिर देखो क्या लिखा हुआ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 3 लाख का सामान था, 2,000 रुपए में बेच दिया। याद है वो सेल करवाया था मैंने, ओल्ड फर्नीचर और न्यूज़पेपर दोनों का पॉइंट बताया था। तो सर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहाँ पे लिखा हुआ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहाँ पे 2,000 रुपए लिखे हुए। हाँ ठीक है, क्योंकि 2,000 रुपए हमें कबाड़ी अंकल से मिले, तो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने 2,000 रुपए डेबिट साइड पे लिख दिए। लेकिन सर अब तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ना। ठीक है, असाइनमेंट देखते देखते पबजी खेलने लग गए। बड़े अच्छे तरीके से तुमने फोन को ऐसे पकड़ा हुआ था ना, और दोनों हाथ भी ऐसे रखे हुए थे, तो मुझे शक हो गया। अब हंस भी रहे थे, तो हंस क्यों रहे हो? मतलब मेरे को कोई ऐसा बच्चा दिखाई नहीं देता जो क्लास लेकर के खुश हो, पढ़ते समय कोई खुश हो, पढ़ते समय खुश हो। तो सही है यार, मतलब यहाँ तो बच्चे पागल है कह सकते नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है, मैं तो कोई एंटरटेन नहीं कर रहा यार तुम्हारे को। अच्छा देखो, तो हम क्या कहते हैं सर? लॉस ऑन सेल। इसको हम क्या कहेंगे? लॉस ऑन सेल। ये कहां आ जाएगा सर? डेबिट साइड पे आ जाएगा।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना 1000 रुपए 1000 हाँ जी ओके ऐसे क्यों दिखता है पागल प्यार हो जाएगा ऐसे दिखते है टकटकी लगा करके मुझे लगता है कि यार क्या खुली निगाहों से नींद पूरी कर रहा है अच्छा देखो तेजस है तेजस आया हुआ है अच्छा देखो लाइव मेंबरशिप फी सर लाइव एक ही होती है कैपिटलाइज नेचर की है ना तो हम क्या कहते हैं लाइव मेंबरशिप फी कहां चली जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो ये कैपिटलाइज नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलो सर यहाँ इस आंसर के अंदर रेवेन्यू नेचर का माना हुआ नहीं होता है रेवेन्यू नेचर का कैपिटलाइज नेचर का होता है तो ये कैपिटलाइज नेचर का है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चला जाए सर ये कैपिटलाइज नेचर का कैसे? सर गवर्नमेंट ग्रांट्स पता है कब मिलते हैं हमारे को और कितने अमाउंट पे मिलते हैं एक बात बता मैं ये कहता हूं देख ध्यान से सुनना मेरी बात को गवर्नमेंट ग्रांट्स और गवर्नमेंट एड ये दोनों को जब एक्सप्लेन कर देता हूं इंडिया के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है पेट्रोल गाड़ियां हम कम कर रहे हैं पहले हम सीएनजी लेकर के आए अब हम ग्रीन इलेक्ट्रिक कार्स लेकर के आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर है ना बहुत तरीके की अलग अलग तरीके से डिडक्शंस दी जाती हैं और एड्स भी दी जाती हैं कैसे मैं दिखाता हूं तुम्हारे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम कुछ डिडक्शंस दे देंगे अगर आपने मतलब टैक्स में रिबेट दे देंगे इंटर के अंदर पढ़ेंगे देखेंगे क्या होता है अच्छा और गवर्नमेंट क्या कहती है आप है ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो इलेक्ट्रिक गाड़ी 16 लाख रुपए की पड़ेगी हम अपनी तरफ से आपकी कंपनी को आपकी परचेज के ऊपर 3 लाख रुपए पे करेंगे साथ ही आपकी जो आरटीओ की फीस है उसको भी नहीं लेंगे आपसे 1 साल का रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी खत्म तो बहुत सारे ना ऐसी चीजें मिलती हैं अब ये पता कब मिलती है जब कोई ह्यूज प्रोडक्ट होता है ऐसा नहीं है अब सोचो यहाँ पे एनपीओ के साथ में उसको कोरिलेट करते हैं मान लो मैं यहाँ पे ना मंगलवार को एक बार भंडारा लगा देता हूं मुझे देखो भंडारे के नाम से इतनी खुश हुई भूख सी भी लग जाती है इस टाइम पे ठीक है तो मैं क्या कहता हूं मैं ना मंगलवार को ना एक भंडारा लगा दिया क्या लगता है गवर्नमेंट मेरे को आकर के कहेगी हाँ दिवाकर जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ये लो 50 लाख 5000 रुपए का भंडारा लगाया था 50 लाख की कहां से अमाउंट मिल जाएगी लेकिन अगर वो सेम भंडारा मैं डेली करता रहूं एक तो ये गुरुद्वारा बंगला साहब वाले आ जाएंगे मेरे पास आप भी अच्छा काम कर रहे हो लो मेरी तरफ से एड लो मेरी तरफ से ग्रांट और गवर्नमेंट भी आ जाएगी हम आपको कोई फैसिलिटी दे तो ये ना ह्यूज लेवल पे जब किया जाता है ना तब होता है इसलिए ये कैपिटलाइज नेचर का यहाँ आंसर के अंदर रेवेन्यू नेचर का माना हुआ मत लेना रेवेन्यू नेचर का ये कैपिटलाइज नेचर का होता है ठीक है सर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा जिसने पूछा चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया पूरा और बैलेंस शीट भी जो आइटम जानी थी वो मैंने बता दी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे को यहाँ से सिर्फ एक ही चीज चुरानी है वो है कैपिटल फंड तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे हमारा डाटा पूरा हो जाएगा ये देखो ये रहा हमारे पास में हमारा पूरा आंसर सर जी जनाब सर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो आंसर में नहीं दिया हुआ इनकम साइड में नहीं दिया हुआ होगा सर नहीं दिया हुआ होगा एक और मिनट हाँ सेल ऑफ फर्नीचर इनकम का है सर ठीक है मैं बताता हूं देखो सुनो आज कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था गुड़गांव वाली ब्रांच पे गीता नामक एक बच्ची ने सेम क्वेश्चन मेरे से पुट अप किया था
आज बी का पार्ट 2 है। तो ये जो भी है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटा ध्यान से सुनना, डोंट बी एम्बेरस, ये आपका अधिकार है सर। और हम एक छोटे छोटे बच्चे, एक बात बताओ, जब आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हो बेटा, तो आप क्या लिखते हो? आप कहते हो 5,000 रुपए का सामान, 3,000 का सामान 2,000 रुपए में बिक गया, फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी मान लेता हूं फाइनल अकाउंट के अंदर। तो आप क्या एंट्री बनाते हो? आप बनाते हो सर बाय बैंक अकाउंट, ये लिखते हो ना, बाय बैंक अकाउंट, और बाय लॉस ऑन सेल या फिर P&L, दो ही एंट्री बनाते हो। तीसरी डेप्रिसिएशन की होती है, डेप्रिसिएशन तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या कहते हैं सर, बैंक में आया कितना? 2,000, 3,000 का सामान था, 2,000 रुपए में बेच दिया तो 1,000 रुपए का लॉस। तो देखो ये दोनों मिलाकर के ना 3,000 रुपए हो जाते हैं। सर जो मेरी बात सुनो, जो हमने 2,000 रुपए में बेच दिया वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम तब होती जब 3,000 रुपए की चीज 5,000 रुपए में बिक जाती, इससे भी ज्यादा, तब 2,000 रुपए की इनकम होती। यहाँ तो हमें लॉस हुआ है, इनकम कैसे हो सकती है? वो तो हमारी रिसीट्स है, जो कबाड़ी अंकल से हमें अमाउंट मिला है। रिसीट्स आर नॉट इनकम, रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर्स आर इनकम, इजंट इट? यस इट इज। हाँ जी बताइए, मेरा बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, गुस्सा नहीं होना कि गीता के साथ में नाम जोड़ दिया, गीता पार्ट 2 बोल दिया। सर हाँ जी सर। सर अगर इसमें गवर्नमेंट ग्रांट को अगर बैलेंस शीट में लेके जाएंगे तो बैलेंस शीट मैच करेगी? बिल्कुल सर, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके सरप्लस या डेफिसिट कहां हिट करते हैं? लायबिलिटी साइड पे तो हिट करते हैं। बिल्कुल करेगी सर, 101% करेगी। ओके सर। आप गवर्नमेंट ग्रांट्स को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ही लेना। लो मैं दिखा देता हूं अभी, किसी तरीके की कोई शंका मत रखना। इसको हटाता हूं यहां से। सर ये फिर गलत लिखा है। ये देखो, इसको भगाओ यहां से, इसको भगाओ। यहाँ पे मेरे को बताओ कितना आ जाएगा? ये डेफिसिट आ जाएगा, मैंने कल ही क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला। यहाँ पे डेफिसिट आ जाएगा कितने का? 12,000। और मैं यहाँ पे सरप्लस की जगह पे क्या लिख रहा हूं? माइनस डेफिसिट 12,000 नेगेटिव। 128 में से 12 माइनस कर दो और यहाँ पे डोनेशंस लिख दो। डोनेशन देना क्या था? गवर्नमेंट ग्रांट्स थे सर, यहाँ लिख दो गवर्नमेंट ग्रांट्स। ₹2,00,000 बैलेंस शीट मैच करेगी सर आप। सर अक्रूड इंटरेस्ट इनकम साइड में भी आएगा ना? हाँ जी, ये लिखा हुआ है देखो, 16,000 रुपए, और हमारे एक्रूड इंटरेस्ट एसेट का पार्ट भी बन गया। क्या क्या 128? कैपिटल फंड है, फाउंड लिखा है, कैपिटल फंड। ये हमारे को नीचे दिया हुआ, सबसे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन। टैली करके बैलेंस शीट। हाँ टैली करेगी सर, 101% करेगी। लॉजिक भी बता दिया मैंने आपको उसके पीछे। अब घर के लिए कुछ भजन कीर्तन के लिए दे दो भाई, ऐसा है ना, आप घर पे जाएंगे तो खाली ना बैठे। ये 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, आंसर नहीं देखना बिल्कुल भी। और ये 12वां क्वेश्चन, बस, वरना ज्यादा देखूंगा तो थोड़े भी नहीं करोगे। हाँ मैं दिखा देता हूँ। क्या लॉ की क्लास है तो मैं कौन सा अभी करवा रहा हूँ? ये ले बेटा,
ये आंसर लिखा था हमने टैली कर। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हटा दूं? क्या हुआ आदित्य, क्या हुआ बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।